40 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग, अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। बज़ाहिर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं, लेकिन असल में स्क्रिप्ट और हिदायतकारी साफ रॉ की नजर आ रही है। टोटली जो है बिल्कुल एक गलत बात थी कि उसका रोल ही नहीं था या कोई इंडिया के जो रॉ का जो कहा जाए कि रोल, असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया है। जाहिर है बलूचिस्तान और लियारी तो एक अटूट अंग है। जब मुरीदके में अटैक किया गया भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ की तरफ से नरेंद्र मोदी के कहने पर, उसके बाद पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू हुई। अच्छा। और मोदी को उस वक्त ये खब्त सवार हो गया कि मैंने पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफेम करना है बल्कि तबाह करना है, और इसमें उसने अपने सोशल मीडिया का, नेशनल मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने ना सिर्फ अपने मीडिया पे दिखाया बल्कि इस फिल्म में भी फिल्माने की कोशिश की। आपका पानी रोकते हैं हमारा, और या वो फिल्मों पे आ गए हैं, फिर इन्होंने समझाइए कि फिर माफी मांग लेने भी। और धर्मेंद्र का जो मिजाज था टूवर्ड पाकिस्तान वो पॉजिटिव रहे हमेशा, और कभी एंटी पाकिस्तान मूवी नहीं की। ये सनी देओल को क्या हो गया, ये एंटी पाकिस्तान मूवीज कर रहा है। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। ये भी मोदी ने लिखी है जी, बॉर्डर 2। वो कहता है लाहौर तक आवाज आएगी। मैं क्या, राफेल दी आवाज तो पूरी दुनिया च गई है, हुण तुसी लाहौर तक केड़ी आवाज पहुंचा। उन्होंने किसी ना किसी तरह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे डिग्रेड करने की कोशिश करनी थी। लियारी गैंग सारी दुनिया को पता है, 80 और 90 की दहाई में। तो ये 35 साल बाद नरेंद्र मोदी को क्यों याद आ गया, इस तरह की एक फिल्म बनाई गई, इसमें टोटल बकवास है, वो हम बताएंगे जी। इतनी ऑब्सेशन क्यों है बॉलीवुड को पाकिस्तान से? देखें, ये शुरू से ही उनका वतीरा है। हाँ जी। कि वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उसमें रॉ के एजेंट मौजूद थे। झूठ बोल रहा है। नहीं सर, कि धर्मेंद्र जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं देता था, और ये सनी देओल करता। देखिए, सनी जो है वो एक कमर्शियल अदाकार है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सनी है ना, इसकी जितनी फिल्म्स आप देखेंगे सारी की सारी फौजी, देशभक्ति, एंटी पाकिस्तान, ये इसी तरह का इसने रोल्स किए हैं। पहले बड़े सनी दी गल करो ना, मोदी दी गल करो कि वो की कर रहे हैं, वो ए फिल्म बनानी शुरू करते हैं। देखिए ना, मोदी जो है वो तो बुचर ऑफ गुजरात है, और वो स्क्रिप्ट सुनता है। पता है बट साहब, ये मुबशिर साहब को पता है, ये एक रस्म होती है कहानी सुनने की, वो खुद बैठ के कहानी सुनता है बट साहब। सारे का सारा इंडिया जो है ना वो बॉलीवुड की, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में रहता है। वो फिल्म से बाहर नहीं निकलते। उनका ख्याल है कि फिल्म दे विच जेड़ा मतलब 2.5 किलो का हाथ है ना, वो 2.5 किलो का हाथ ही है बस। 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आई, तो उनके खब्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी वो कप जीते हैं एशिया कप आपके सामने। हाँ जी। तो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वहां पे मौजूद थे, वो किसी से हाथ नहीं मिला रहे इंडियन टीम। हाँ जी। वो अपना कप नहीं लेके गए कि हमने इनसे नहीं लेना। इसकी कोई फिल्म नहीं चली सर। इसकी आखिरी जो फिल्म मेरा ख्याल हिट गई थी वो भी शाहरुख की वजह से की थी, और उसमें शाहरुख हीरो बनना था। हालांकि ਉਹਦੇ ਚ विलन थी, लेकिन वो शाहरुख की वजह से चली थी। उस फिल्म का नाम था डर, ठीक है, और इस गल 30 साल तो ज्यादा लंघ गए। बाकी सनी की जितनी फिल्म चली है, उसमें शाहरुख विलन था, ये हीरो। जी जी, विलन था, इसके बावजूद चल गई थी। प्रोपेगेंडा मूवी है, क्योंकि भारत की हर मौके पे ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान की वो मंजर कशी या तस्वीर कशी करे जिसमें नेगेटिविटी दिखाए। धुरंधर की कमाई देकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है और कह रहे हैं कि भारत इस प्रकार की फिल्में इसलिए बना रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं, और जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और उन्हीं के कहने पर यह फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। पाकिस्तानी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इन खानों की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बासात खत्म हो चुकी है। जब से साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में बाहुबली, RRR और पुष्पा जैसी फिल्में आई है, तब से इन खानों की दुकान बंद हो गई है और अब भारत की जनता बिना स्टोरी लाइन और बिना एक्टिंग वाली इन खानों की फिल्मों को देखना नहीं चाहती है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की बात पर हंसी भी आ रही है और रोना भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जिन राष्ट्रवादी एक्टरों की दुकानें बंद हो गई थी, आज
आज उनकी दुकानें खुल गई हैं और इन खानों की दुकानें बंद होने को मजबूर हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। गैंग वॉर की वजह से, वेपनाइजेशन की वजह से मुत्तहिदा के पास जा रहा था तो पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर अपना हाथ रख दें। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि मेरा जो रिस्पांस है ये जिंगोइस्टिक, पैट्रियोटिक और इर्रेशनल इमोशनल है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बजाते खुद इन्वॉल्व थी इस सारे काम में। कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ। चैलेंज है किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को कि क्या आप बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैं एक रूलिंग पार्टी को पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हूँ? नहीं कर सकते ना। तो 2008 में रहमान डकैत का जो गैंग था वो प्रिवेल करता है गैंग वॉर में और वो जीत जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। फिर वो यूनिफाई करते हैं अपने सारे गैंग क्रिमिनल्स को और पीपल्स अमन कमेटी बनाते हैं, PAC, और कहते हैं कि अब यहाँ पे हम अमन लेके आएंगे। पीपल्स अमन कमेटी कौन बना रहा है? जिसका नाम है रहमान डकैत। कैसा मजाक है, ठीक है। इसके बाद में ये सियासत में एंट्री के रास्ते खोलने की कोशिश करते हैं, पैटी क्राइम्स बंद करवाते हैं। PAC 2008 के बाद शदीद मजबूत हो जाती है क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये लोग कैंपेन करते हैं, लियारी से जितवाते हैं उनको, सिक्योरिटी फराहम करते हैं पीपल्स पार्टी के लोगों को। और उसके बाद में 2008 से 13 तक लियारी का बड़ा हिस्सा PAC के कंट्रोल में रहता है। एक हाइब्रिड स्टेट वहाँ पे बन जाती है और ये हाइब्रिड स्टेट इसलिए बनती है कि उसके बाद में तो सारे ऑपरेशंस वहाँ के लियारी के ये लोग चला रहे होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट का नामो निशान नहीं होता। अब फिल्म में दिखाया हुआ है कि 55 साल का रहमान डकैत फिल्म के आखिरी सीन में मरता है, जबकि असल में 2009 में ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। और एनकाउंटर किसने किया था? चौधरी असलम ने, जो कि SSP CID था, जो कि फायर विद फायर टैक्टिक्स यानी कि दहशत गर्दों से दहशतगर्दी के अंदाज में पुलिस एनकाउंटर करके लड़ा करता था। अब मज़े की बात यह है कि फ़िल्म में दिखाया हुआ है क्या है? फिल्म में ये दिखाया हुआ है कि हमज़ा अली मज़ारी साहब जाके कोऑप्ट करते हैं किसके साथ? चौधरी असलम के साथ। चौधरी असलम रॉ का एजेंट बन के हमज़ा अली मज़ारी को मोल बना के एक ट्रैप सेट करता है। फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। और उस ट्रैप में रहमान डकैत फंस जाता है। गाड़ी के अंदर लड़ाई होती है, चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को। यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज़ किसको करती है? चौधरी असलम को। असल में चौधरी असलम को TTP ने सुसाइड बॉम्ब फाड़ के मारा था, जो प्रो इंडिया तस्वुर की जाती है। तो एक्चुअल रियलिटी दोबारा बता रहा हूँ, आप समझ लें इसको। एक्चुअल रियलिटी क्या थी? चौधरी असलम को TTP के दहशतगर्दों को मारने की सज़ा में खुदकुश धमाके से उड़ा दिया गया। प्रो इंडिया ग्रुप ने असल में चौधरी असलम को मारा, लेकिन फिल्म में क्या दिखाया हुआ है कि चौधरी असलम तो काम ही रॉ के लिए करता है। कैसा दिया मेरे पाकिस्तानियों? मज़ीद आम खिलाऊँ आपको या इतने बहुत हैं? चौधरी असलम पे बहुत से इल्ज़ाम थे कि इन्होंने फ़ेक इनकाउंटर किए मिड-90s में। इसके अलावा 2006 में ये जेल में भी गए थे। मैं ये नहीं कहता कि इनका सारा जो पुलिस करियर है वो बड़ा स्कॉट फ्री छोड़ देना चाहिए इनको, लेकिन दलेरी के साथ इन्होंने बहुत से क्रिमिनल्स का मुकाबला किया। जो हाई हैंडेडनेस यूज़ की उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। असल में लियारी की कहानी को कंक्लूड करके फ़िल्म पर वापस आते हैं। अब 2009 में जब मर्डर होता है रहमान डकैत का, उसके बाद में उज़ैर बलोच का प्राइम आता है, लेकिन फिल्म में इसके कॉन्ट्ररी दिखा दिया कि आखिरी सीन ही वो है। अब उज़ैर बलोच साहब ने क्या किया कि वो अपने साइज़ से बड़ा होना शुरू हो गए थे, पीपल्स पार्टी के टिकट तक बांटना शुरू हो गए थे, जरदारी फैमिली की बात मानना भी छोड़ गए थे। तो होता यह है कि 2012 में भी ऑपरेशन करा के उज़ैर बलोच साहब के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स के ऑफिशियल तक को नहीं छोड़ा, उनको मारा, पुलिस वालों के सर काटे। तकरीबन इन टोटल 2020 की JIT की सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो वो ये कहती है कि उज़ैर बलोच ने 200 बंदों को एथनिक किलिंग में मारने का एतराफ़ किया है। असल में टोटल गैंग वॉर का नंबर 1000 से ऊपर होगा। बॉलीवुड से ये सवाल है, 1000 पाकिस्तानियों को मारने वालों को तुम फैशनेबल ग्लैमरस क्रिमिनल बना के दिखा रहे हो, तो जब यहाँ पे हाफिज़ सईद का पोर्ट्रेयल पॉजिटिव होता है मीडिया पे, या फिर यहाँ पे जब आप दाऊद इब्राहिम का पोर्ट्रेयल मूवीज़ में देखते हैं, फिर चीखें किस बात की निकलती हैं? या तो ये मत कीजिए ना।